हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी टू मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम की फर्स्ट क्लास में। आज से अपना मेन नेशनल इनकम स्टार्ट हुआ है। बाकी सारे चैप्टर्स नेशनल इनकम के एक तरफ, ये चैप्टर दूसरी तरफ। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। इसके लिए अपने को प्रीवियस क्लासेस सारे हमारे हो चुके होने चाहिए, तभी आपको और अच्छे से समझ में आएगा ये चैप्टर। ठीक है, यहाँ पे क्या है, अपने जानेंगे कि देश का जो नेशनल इनकम है वो मेजर कैसे करते हैं। कितने सारे तरीके हैं नेशनल इनकम को मेजर करने का, नेशनल इनकम बताता क्या है, नेशनल इनकम में क्या क्या चीज हम इंक्लूड करेंगे और क्या क्या चीज हम एक्सक्लूड करेंगे। ठीक है, इन सब चीजों का बात आज से अपना स्टार्ट होने वाला है। ऑलराइट, चलो सबसे पहले तो बात करते, रिवाइज करते हैं राधा कि नेशनल इनकम क्या होता है। पहले भी आपने देखे हुए सब। नेशनल इनकम रेफर्स टू व्हाट? द मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। फाइनल बोलना जरूरी है, याद है ना? नो इंटरमीडिएट गुड्स शुड कम, इट्स ओनली द फाइनलाइज्ड प्रोडक्ट्स. So national income refers to the money value of all final goods and services produced by the normal residents of a country. चाहे इंडिया में वो कमाए, चाहे बाहर बैठ के, they should be Indians, they should be normal residents of India, of a country basically, operating within the domestic territory or outside. और क्योंकि इनकम है, अपने को पता है इनकम इज नॉट अ स्टॉक कॉन्सेप्ट, इनकम इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट, और फ्लो के लिए हमेशा टाइम पीरियड होता है। वो टाइम पीरियड यहाँ पे क्या होगा? वन फिस्कल ईयर बोल लो, वन अकाउंटिंग ईयर बोल लो। ठीक है, सो ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। तो ये डेफिनेशन वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। वापस से पढ़ते हैं इसको एक बार। नेशनल इनकम रेफर्स टू व्हाट? रेफर्स टू द मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गैस गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय whom? प्रोड्यूस्ड बाय द नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री। चाहे वो विद इन या विदाउट, विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी काम करे या आउटसाइड काम करे इंडिया के, ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। ठीक है, इसको अपने मस्त शब्दों में नेशनल इनकम बोलते हैं। ऑलराइट, आ जाओ। हमने कुछ कुछ एग्रीगेट्स देखा हुआ है, प्रिसाइजली बोला जाए तो हमने 8 एग्रीगेट्स हमने देखा हुआ है नेशनल इनकम का। जीडीपी, एमपी, एनडीपीएफसी। अब नेशनल इनकम उन सब में से किस एग्रीगेट को प्रिसाइजली कवर करता है? एनएनपी एट एफसी। out of those 8 aggregates that we have done before, सबसे प्योरेस्ट जो है ना, जिसका सोल बहुत ही बढ़िया है, सबसे प्योरेस्ट जो वैल्यू है वो है एनएनपी एट एफसी। ठीक है, एन स्टैंड्स फॉर, अपने को पता ही है, नेट। नेट मतलब क्या हो गया? ग्रॉस से अपने डेप्री को हटा दी, अपने को नेट मिल गया। अगर मैं अपने शब्दों में बात करूं तो मैंने आपको क्या बताया था कि पकड़ लो, वो जो ग्रिल है अपना, आयरन का ग्रिल है, उसमें से डेप्रिसिएशन नाम का रस्ट को साफ कर दो, तो जो प्योर आयरन ग्रिल अंदर में मिलेगा उसको नेट बोलते हैं। ठीक है, सो नेट दर्शाता है कि एक्चुअल में कितना कमाई हुआ है इस साल, एक्चुअल में देश कितना बड़ा है। ठीक है, नेट। नेशनल, नेशनल का मतलब क्या हो गया? जरूरी नहीं है विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, नहीं। नेशनल का मतलब हो गया नॉर्मल रेसिडेंट्स। जैसा कि हमने अभी डेफिनेशन में भी देखा था, वी डू नॉट केयर अबाउट द डोमेस्टिक टेरिटरी, वी केयर अबाउट द नॉर्मल रेसिडेंट्स। चाहे वो कमा रहे हो डोमेस्टिक टेरिटरी में, चाहे बाहर, कोई चिंता नहीं है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे नेशनल डोमेस्टिक नहीं दिया हुआ है, सॉरी, इसलिए यहाँ पे नेट डोमेस्टिक नहीं दिया बच्चों, नेट नेशनल प्रोडक्ट दिया एट फैक्टर कॉस्ट। किसी को याद है फैक्टर कॉस्ट मतलब क्या चीज में से क्या रिमूव कर दिया गया होगा? मार्केट प्राइस से नेट इनडायरेक्ट टैक्स। वेरी नाइस, वेरी नाइस। फैक्टर कॉस्ट इज अगेन अ वेरी प्योर वैल्यू। मार्केट प्राइस में से जो फालतू चीज है, टैक्सेस जो है, सब्सिडीज जो है, उसको रिमूव कर दिया, बिकॉज वो तो गवर्नमेंट के हाथ में है।
वो जितना भी लगा सकता है, जितना नहीं लगा सकता है, वो तो पूरा उसका मर्जी है। प्रोड्यूसर हैज नो से ऑन इट, राइट, बट प्रोड्यूसर हैज हिज से ऑन द फैक्टर कॉस्ट। प्रोड्यूसर डिसाइड कर सकता है कि हाँ, मैं लेज का चिप्स का जो पैकेट है वो 9 रुपए में बेचूंगा, गवर्नमेंट का 1 रुपया टैक्स लग जाएगा, उसमें 10 रुपए में बिक जाएगी। मार्केट प्राइस 10 रुपया है, 9 रुपया तो फैक्टर कॉस्ट है। दिस इज व्हाट द फर्म विल बी अर्निंग। ठीक है, तो 1 रुपया जो गवर्नमेंट के पास जा रहा है, अपने को शायद पता होगा, मेरे को बताओ तो गाइस, टैक्सेस आर फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम? ट्रांसफर पेमेंट। टैक्सेस आर ट्रांसफर पेमेंट्स फ्रॉम आवर साइड एंड गवर्नमेंट के लिए वो ट्रांसफर इनकम हो गया। बिल्कुल सही, बिकॉज गवर्नमेंट जो है वो टैक्स कमाता है फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना कुछ उसके लिए कुछ काम करते हुए, बिना कुछ काम किए वो कमाता है टैक्स, तो वो हो गया ट्रांसफर इनकम गवर्नमेंट का। पर अपने नेशनल इनकम में सिर्फ फैक्टर इनकम जोड़ते हैं, जो मेहनत करके जो पैसा कमाया हुआ हो वो जोड़ते हैं, तो वो क्या हो गया, फैक्टर कॉस्ट। तो याद रखना, नेशनल इनकम जब पढ़ोगे इस चैप्टर में, और जब आगे अपने प्रॉब्लम सम्स करेंगे जहां नेशनल इनकम निकालने बोलेगा, याद रखना अपने को नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट निकालना है। ठीक है, आ जाओ। सो नेशनल इनकम, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं सर्कुलर फ्लो के। स्टार्टिंग में जो हमने सर्कुलर फ्लो में देखा था, प्रोडक्शन, इनकम, एक्सपेंडिचर, उस चीज के बारे में देखो। क्या होता है कि इकोनॉमी में सबसे पहले करना होता है, कौन सा एक्टिविटी होता है सबसे पहले, प्रोडक्शन। प्रोडक्शन करने के लिए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूज किया जाता है ना। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के लिए LLCE का मदद लिया जाता है, राइट, लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर। अब लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर जो अपना योगदान दिए है, जो कंट्रीब्यूशन दिए है प्रोडक्शन के लिए, उसके लिए उनको इनकम मिलेगा। तो प्रोडक्शन से क्या बर्थ लेता है, इनकम। ठीक है, अब लोग इनकम कमा रहे हैं तो ऑब्वियसली इसमें से उड़ाएंगे भी, है ना। तो लोग अपने इनकम में से एक्सपेंडिचर करेंगे, और वो पैसा फिर किसके पास जाएगा, फर्म्स के पास जाएगा। फर्म्स के पास पैसा जाएगा तो वो वापस से प्रोडक्शन का साइकिल चालू करेंगे। सो ये अपना मेन सर्कुलर फ्लो था, जिसको मैं बताया था आपको GDP पाई करके, PI। ठीक है, तो अगर आपको याद हो, दीज वर द 3 phases ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ठीक है, तो अब ढंग से फॉलो करना जो मैं बोलने जा रहा हूं। Corresponding to these 3 phases or these 3 windows to the same room, ठीक है, क्या है, अपना 3 तरीका निकलता है नेशनल इनकम निकालने का। 3 तरीका निकलता है नेशनल इनकम निकालने का। अगर आप लोग प्रोडक्शन वाले विंडो से उस रूम में देख रहे हो, अगर आप लोग प्रोडक्शन फेज में से नेशनल इनकम निकालने का ट्राई कर रहे हो, तो अपने यूज करेंगे वैल्यू एडेड मेथड। अपने यूज करेंगे वैल्यू एडेड मेथड। ठीक है, अगर आप लोग इनकम फेज वाले फेज में से नेशनल इनकम निकालने का ट्राई करोगे, तो इसको अपने बोल देंगे इनकम मेथड। ठीक है, और अगर आप लोग एक्सपेंडिचर फेज वाले फेज से निकालना चाहोगे देश का नेशनल इनकम, तो भी निकल जाएगा। इसको अपने बोलेंगे एक्सपेंडिचर मेथड। इसको अपने बोलेंगे एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो नेशनल इनकम निकालने का अपने पास 3 मेथड है। वैल्यू एडेड मेथड हो गया, एक हो गया इनकम मेथड, एक हो गया एक्सपेंडिचर मेथड। और मैं बताना चाहूंगा तीनों ही नेशनल इनकम का सेम वैल्यू देगा। तीनों ही नेशनल इनकम का सेम वैल्यू देगा। अगर वैल्यू एडेड मेथड की तुम नेशनल इनकम निकाल रहे हो, पकड़ लो 100 करोड़ आया, तो इससे भी 100 करोड़ आएगा, इससे भी 100 करोड़। ठीक है,
ओके, वेरी गुड। तो वैल्यू एडेड मेथड में बेसिकली अपने क्या देखेंगे, आज का हमारा मेन टॉपिक यही रहेगा। वी विल बोस्ट अबाउट, विल ब्रैग अबाउट द वैल्यू एडेड मेथड। इसमें बेसिकली क्या है ना, अपने को पता है कि कोई भी गुड जो हमारे हाथ में आता है, जो फिनिश्ड गुड हमारे हाथ में आता है, इट गोज थ्रू सेवरल स्टेप्स। रिमेंबर प्रोडक्शन बाउंड्री, जो हमने फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स वाले क्लास में देखा था। लाइक पकड़ लो वीट, वीट का फ्लार बनता है, फ्लार का ब्रेड बनता है, और वो तब हमारे हाथों आता है। ठीक है, आज अपने कपड़ा जो पहनते हैं, पकड़ लो कॉटन से क्या होगा, कॉटन से थ्रेड बनता है, थ्रेड से फैब्रिक, फैब्रिक से क्लॉथ बनता है। सो अ फिनिश्ड गुड दैट द कंज्यूमर इज बाइंग इज गोइंग थ्रू सेवरल स्टेप्स, सेवरल प्रोसेसेस। हर एक स्टेप में क्या है ना, वैल्यू ऐड हो रहा है। ठीक है, पकड़ लो फार्मर जो है मिलर को, फॉलो करना एग्जांपल को, अपने देखेंगे भी अच्छे से, कोई चिंता नहीं है। फार्मर मिलर को व्हीट बेच रहा है, तो अपना वो कुछ वैल्यू ऐड करके बेचेगा। फार्मर का तो पकड़ लो जीरो कॉस्टिंग था मान के चलो, और पकड़ लो वो 500 रुपए में मिलर को व्हीट बेचता है, तो फार्मर 500 रुपए का वैल्यू एडिशन। ठीक है, वैसे ही क्या है, आज ये मिलर क्या बोलते हैं, सॉरी हाँ, मिलर जो है व्हीट को फ्लार में कन्वर्ट कर देगा, और फ्लार बेचेगा ब्रेड वाले को, बेकर को बेचेगा 700 रुपए में। 500 में तो खरीदा है फार्मर से व्हीट, और 700 में फ्लार बेच रहा है, तो वो 200 का वैल्यू है। ठीक है, इस तरीके से इकोनॉमी में बहुत सारे वैल्यू 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 ऐड होते रहते हैं, उन सबको अपने ऐड करेंगे और हमें हमारा नेशनल इनकम मिल जाएगा। ठीक है, दूसरा चीज क्या है, इनकम मेथड। इनकम मेथड में अपने वैल्यू एडिशन का बात नहीं करेंगे। इनकम मेथड में अपने बात करेंगे कि लोग जो है, एलएलसीई जो है, कितना फैक्टर इनकम कमाया है फॉर देयर, फॉर रेंडरिंग देयर सर्विसेज टुवर्ड्स प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, एलएलसीई जो भी फैक्टर इनकम कमाता है, रिमेंबर ट्रांसफर इनकम्स आर नॉट एडेड। ठीक है, जो परिश्रम कर रहे हो आप, उसका जो पेमेंट आपको मिल रहा है, उससे जो आपका इनकम हो रहा है, उसको ऐड करके देश का नेशनल इनकम निकलेगा। ठीक है, तो एलएलसीई जो भी इनकम कमाता है देश भर में, पकड़ लो बाय द नॉर्मल रेसिडेंट्स, और दुनिया भर में बाय द नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया, इन लोग को ऐड करके निकलेगा हमारा नेशनल इनकम। ठीक है, वहीं एक्सपेंडिचर व्यू पॉइंट से भी देख सकते हैं, इंडियंस जो है दैट इज नॉर्मल रेसिडेंट्स कितना खर्चा कर रहे हैं, उसको भी ऐड अप कर दोगे। लाइक पकड़ लो हाउस होल्ड्स कितना खर्चा कर रहा है, ठीक है, फर्म्स कितना खर्चा कर रहा है, हमारा गवर्नमेंट कितना खर्चा कर रहा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट को माइनस करके भी जो नेट वैल्यू निकलता है, उसको भी ऐड कर दोगे, तो एक्सपेंडिचर मेथड के थ्रू हमारा निकल जाएगा नेशनल इनकम। ठीक है, सब डिटेल में मस्त तरीके से जानेंगे, कोई चिंता का बात ही नहीं है। आज अपने को फिलहाल जो है वैल्यू एडेड मेथड के बारे में डीपली घुस घुस के जानना है। ठीक है, बाकी नेक्स्ट फ्यू क्लासेस में अपने इनकम को भी देखेंगे, फाइनली एक्सपेंडिचर को देखेंगे, लास्टली अपने फिर मस्त तरीके से प्रॉब्लम्स हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आ जाओ। हाँ, तो यही था अपना प्रोडक्शन से इनकम, इनकम से एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर से प्रोडक्शन। ठीक है, तो depending on these three phases of the circular flow of income, पाई, प्रोडक्शन, इनकम, एक्सपेंडिचर, नेशनल इनकम को भी मेजर कर सकते हैं अपने तीन तरीके से। जैसा मैंने बताया आपको, वैल्यू एडेड मेथड हो गया, इनकम मेथड हो गया, एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, आ जाओ, नोट्स देख लो, एमसीक्यू के हिसाब से इंपॉर्टेंट हो सकता है ये सब। पहला चीज तो मैं बता ही चुका हूं, सारे जो मेथड्स है, तीनों मेथड्स जो हमने देखा अभी, वो सेम वैल्यू ऑफ नेशनल इनकम देगा, बिकॉज वो एक ही चीज का बात कर रहा है एट डिफरेंट फेजेस। आज पकड़ लो वाटर हो गया, वाटर तो भैया वेपर फॉर्म में हो सकता है, वाटर लिक्विड फॉर्म में जो अपने पीते हैं उसमें रहता ही है, और वाटर आइस सॉलिड फॉर्म में भी हो सकता है। तो आप क्या है, एक ही रूम को तीन विंडो से देख रहे हो, आप वो जो पानी है
उसको आप या वेपर फॉर्म में या लिक्विड फॉर्म में, यानी गैसियस या लिक्विड या सॉलिड फॉर्म में देख रहे हो, है तो सेम ही चीज। तो वैसे इन तीनों मेथड से सेम ही वैल्यू निकलना है नेशनल, ठीक है। और इंडिया में किसका टास्क है, किसका टास्क है हर साल नेशनल इनकम निकालना? सीएसओ का, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब अपने फाइनली आते हैं वैल्यू एडेड मेथड की ओर। बच्चों के यहां तक सबको क्लियर था, सब समझ में आ गया? तो यस बोल दो या लिख दो। यस भैया। यस भैया। यस भैया। यस भैया। सब बोल दो या लिख दो, फिर अपने आगे बढ़ते हैं। आज ओके गाइस, सबसे पहला मेथड में आते हैं वैल्यू एडेड मेथड। इस मेथड को समझने के पहले अपने को समझना पड़ेगा कुछ कॉन्सेप्ट्स। पहले अपने को समझना पड़ेगा कि वैल्यू एडेड का मतलब क्या है, फिर अपने समझेंगे इंटरमीडिएट कंजम्पशन का मतलब क्या है, फिर अपने जानेंगे वैल्यू ऑफ आउटपुट का क्या मतलब है। ये तीन कॉन्सेप्ट्स माथे में एकदम फिट हो जाए परमानेंटली, उसके बाद अपने ढंग से क्लियरली समझ पाएंगे कि वैल्यू एडेड मेथड क्या है और इससे नेशनल इनकम कैसे निकाल पाते हैं, ठीक है। ओके, आ जाओ। क्या होता है कि एक एक इंडिविजुअल फर्म जो है वो कुछ वैल्यू ऐड करता है अपने प्रोडक्ट्स में, ओवर एंड अबव द इंटरमीडिएट कंजम्पशन। आज जैसे मैंने एग्जांपल लिया, आज मिलर जो है, मिलर फार्मर से 500 रुपए का वीट खरीद रहा है, तो ये 500 रुपए का जो वीट है ये बन गया इंटरमीडिएट गुड। ये 500 रुपया क्या है, ये 500 रुपया मिलर का हो गया कॉस्ट प्राइस, मिलर का हो गया परचेज प्राइस। अब मिलर उसको मिल करेगा, चुरेगा, उसको फ्लार बनेगा, उसमें से फ्लार पकड़ लो वो आगे बेच रहा है 700 रुपए, तो उसका सेल प्राइस कितना हो गया? 700 रुपया हो गया। परचेज प्राइस कितना था? 500 रुपया, ठीक है। तो वो क्या है, अपना जो प्रोडक्टिविटी कर रहा है, प्रोडक्टिविटी नहीं सॉरी, अपना जो प्रोडक्टिव सर्विस दे रहा है, वो अपना जो वो कंट्रीब्यूशन योगदान दे रहा है इस साल के नेशनल इनकम में इन द फॉर्म ऑफ 200 रुपीज, वो जो ऐड कर रहा है इसमें, है ना, 500 प्लस 200 700 हो गया ना, तो 200 रुपए का वो जो वैल्यू ऐड कर रहा है। ऐसे बोलो कितने सारे फर्म्स जब पास ऑन करते जा रहे हैं तो अपना अपना प्रॉफिट रखते जा रहे हैं, वो तो क्या है, वैल्यू ऐड करते जा रहे हैं। तो इन्हीं सारे वैल्यूज को एड अप करके थ्रू आउट इंडिया पकड़ लो बाय द नॉर्मल रेसिडेंट्स, अपना निकल जाएगा नेशनल इनकम यूजिंग द वैल्यू एडेड मेथड, ठीक है। आ जाओ, मैंने एमसीक्यू के हिसाब से यहाँ पे बहुत सारे नाम दे दिए हैं इस पर्टिकुलर मेथड के लिए, ठीक है। क्या है, फॉलो करो। बीवेयर डॉपलगैंगर। डॉपलगैंगर मतलब क्या हो गया? डुप्लीकेट इंसान, ठीक है। वैल्यू एडेड मेथड को अपने नेट प्रोडक्ट मेथड भी बोल सकते हैं, इन्वेंटरी मेथड भी, नेट आउटपुट मेथड भी, इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड और कमोडिटी सर्विस मेथड भी बोल सकते हैं। तो ये चारों पांचों याद रख लेना, एमसीक्यू के हिसाब से आ सकता है कि पकड़ लो विच अमंग दीज इज द वैल्यू एडेड मेथड। तो चार ऑप्शन रहेगा, इसमें से कोई एक दे देगा अपने को और तीन उल्टा फुल्टा कुछ दे देगा, ठीक है। तो ये सब याद रखने का चीज है। ओके, सो टाइम फॉर द फर्स्ट कॉन्सेप्ट टू बी अनफोल्डेड इन फ्रंट ऑफ यू, वैल्यू एडेड। वैल्यू एडेड मैं आपको कॉन्सेप्ट बता ही चुका हूं ऑलरेडी। वैल्यू एडेड सिंपली क्या होता है? वैल्यू एडेड होता है सेल्स प्राइस माइनस परचेज प्राइस, सेल्स प्राइस माइनस परचेज प्राइस। अगर मैं बात करूं मिलर का, मिलर क्या है? मिलर 500 रुपए का वीट खरीदा फार्मर से और मिलर जो है फ्लार बेच रहा है 700 रुपए। तो अगर आप लोग अकाउंटिंग टर्म में बात करो तो मिलर का ये 500 रुपया क्या है? सेल्स प्राइस हो गया, और 7 सॉरी
मिलर के लिए ये 500 रुपया क्या हो गया है, परचेज प्राइस, और 700 में बेच रहा है वो, ये हो गया सेल्स प्राइस। ठीक है, तो मिलर इन शॉर्ट वैल्यू ऐड कर दिया है 200 रुपए का, 700 माइनस 500। तो अगर आप लोग अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी यूज करोगे तो परचेज प्राइस, सेल्स प्राइस का बात करेंगे, पर यहाँ तो अपने इकोनॉमिक्स करने बैठे हैं। इकोनॉमिक्स में ट्राई टू अवॉइड यूजिंग परचेज प्राइस एंड सेल्स प्राइस, दीज वर्ड्स, अवॉइड दिस। अपने यहाँ पे फोकस करेंगे इन दोनों वर्ड्स में। मिलर जो रॉ मटेरियल खरीद रहा है उसको बोलेंगे अपने इंटरमीडिएट कंजम्पशन। समझ में आया? मिलर जो इंटरमीडिएट गुड खरीद रहा है, फिर रिमेंबर जो सामान खरीद रहा है ताकि उसको वो और फर्दर ट्रांसफॉर्म कर पाए, इसको अपने याद है ना क्या बोलते थे, इंटरमीडिएट गुड्स बोलते थे, तो इसी को वो कंज्यूम कर रहा है मिलर, है ना। वीट नाम का इंटरमीडिएट गुड को मिलर कंज्यूम कर रहा है, तो उस चीज को अपने बोलेंगे, ये 500 रुपए को अपने बोलेंगे इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो परचेज प्राइस नहीं यूज करके बच्चों बोलना इंटरमीडिएट कंजम्पशन, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। दिस इज जस्ट द वैल्यू ऑफ द इंटरमीडिएट गुड और द रॉ मटेरियल दैट हैव बीन परचेज्ड। ठीक है, और वैसे ही सेल्स प्राइस को यूज नहीं करके अपने बोलेंगे वैल्यू ऑफ आउटपुट। जिस दाम पे वो बेच रहा है, आगे कैरी फॉरवर्ड कर रहा है, उस चीज को अपने क्या बोलेंगे, वो तो आउटपुट है उसका। इंटरमीडिएट कंजम्पशन इनपुट हो गया और ये तो आउटपुट हो गया, इसलिए अपने क्या बोलेंगे इसको, वैल्यू ऑफ आउटपुट। कोई मेरे को बता सकता है कि ऐसे मैं टीज कर रहा हूं सबको, कोई मेरे को बता सकता है कि इसको अपने वैल्यू ऑफ आउटपुट ही क्यों बोल रहे हैं, फिनिश्ड गुड्स क्यों नहीं बोल रहे, इसको फाइनल गुड्स क्यों नहीं बोल रहे? क्योंकि ये और आगे मतलब बनेगा, मतलब ये फाइनल नहीं है कि ये कंज्यूमर्स तक पहुंच रहा है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अभी कोई ठिकाना नहीं है इसका कि इसको कंज्यूमर ही परचेज करेगा कि नहीं। जैसा इसमें आगे फ्लावर कौन लेगा, फ्लावर बेकर लेगा, बेकर लेगा ताकि उससे ब्रेड बना पाए। तो अभी भी ये इंटरमीडिएट गुड के ही फेज में है, प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर है अभी भी। इसीलिए टू मेंटेन द डेकोरम अपने वैल्यू ऑफ आउटपुट ही बोलते हैं एंड नॉट दिस विल, इसको अपने बोलते हैं इंटरमीडिएट गुड, तो इसका मतलब ये नहीं इसको अपने फाइनल गुड बोलेंगे, नहीं, ये आगे पास ऑन हो सकता है। ठीक है, ओके गाइस। तो बेसिकली वैल्यू एडेड का मेन फॉर्मूला क्या है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अपने एग्जाम्पल जो देखे हैं वहां 200 रुपया वैल्यू ऐड हुआ है, क्योंकि वो 700 में बेच रहा है और उसने खर्चा ऑलरेडी कर चुका है 500 रुपया। ठीक है, आज ओके ओके बनीस। नेक्स्ट अपने एक कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल लेते हैं जो बहुत सारे बुक्स में आपको एनीवे मिल ही जाएगा। ठीक है, क्या है देखो, फार्मर जो है वो क्या आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है, वीट प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, वो वीट बेच रहा है, वीट बेच रहा है 500 रुपए, और वो तो धरती से उगाया है, मान के चलते उसका कोई भी रॉ मटेरियल का खर्चा नहीं लगा, लगा 0 रुपीज। मेरे को बताना व्हाट इज द वैल्यू एडेड हियर, 500. द वैल्यू एडेड इज 500। 500 माइनस 0 500 हो गया ना, मतलब वो नया नया 500 रुपए का माल खड़ा कर दिया। ठीक है, अब वीट किसके पास गया, मिलर के पास गया, मिलर क्या बना दिया उसका, फ्लार। ठीक है, फ्लार जो है मिलर बेच रहा है 700 रुपए में, और मिलर ने वीट खरीदा 500 रुपए में। ठीक है, तो मिलर ने कितना वैल्यू ऐड कर दिया, 200 रुपया ऐड कर दिया। 700 में बेच रहा है, 500 में खरीद रहा है। ऑलराइट, अब मिलर ने फ्लार किसको बेचा है, बेकर को बेचा है, जिसने अब उसका ब्रेड बनाना है। तो बेकर ने अब ब्रेड कंज्यूमर को बेचने का सोचा 1000 रुपए में,
और बेकर ने रॉ मटेरियल बाई किया, दैट इज इन दिस केस फ्लावर बाई किया 700 रुपए का, ठीक है। तो अब 1000 में बेकर ने बेचा, 700 में उसने खरीदा, इसका मतलब क्या है 300 रुपए, 300 रुपए का उसने वैल्यू ऐड किया है। तो वैल्यू एडेड फर्स्ट स्टेज में इतना हो गया, सेकेंड स्टेज में इतना, थर्ड स्टेज में इतना है। सब लोग अपना अपना वैल्यू ऐड करते जा रहे हैं अकॉर्डिंग टू वॉट एवर वर्क दे आर डूइंग, वॉट एवर दे आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग, ठीक है। तो अब टोटल वैल्यू एडेड कितना हो गया बच्चों, 1000। टोटल वैल्यू हो गया 1000 रुपया, जो कि हमेशा विल बी इक्वल टू वैल्यू ऑफ फाइनल गुड होगा, याद रखना। जितना भी आप लोग ये चंदा चोरी करोगे, जितना भी आप लोग वैल्यू एडेड को ऐड करोगे, सब कुछ मिला के कंपल्सरीली कितना होगा, वैल्यू ऑफ फाइनल गुड होगा। बिकॉज बेकर जो है ब्रेड बेच रहा है 1000 रुपए का कंज्यूमर को, समझ में आया। तो कंज्यूमर ही अल्टीमेटली 1000 रुपए पे कर रहा है, उसको तो ब्रेड मिल रहा है, तो कंज्यूमर ही अल्टीमेटली 1000 रुपया पे कर रहा है, जिसमें से 300 रुपया पकड़ लो बेकर कमा लिया, 200 रुपया मिलर कमा लिया और फार्मर कमा लिया 500 रुपया उसमें से। समझ में आ गया ये चीज। सो दिस इज हाउ द वैल्यू एडेड कॉन्सेप्ट वर्क्स, ऑलराइट। चलो अब अगर आप लोग टेक्निकल टर्म्स में देखोगे, तो कॉन्सेप्ट अगर टेक्निकल टर्म्स में देखोगे तो क्या होता है कि जो भी वैल्यू ऐड हो रहा है, ढंग से फॉलो करना, जो भी वैल्यू ऐड हो रहा है उसको अपने बोलते हैं GVA at MP, ठीक है। एक एक आदमी, एक एक फर्म जो वैल्यू ऐड कर रहा है वो क्या हो जाएगा, GVA at MP। VA का मतलब समझ में आ गया, वैल्यू एडेड, वेरी गुड। G का मतलब है ग्रॉस वैल्यू एडेड, बिकॉज ये आप परचेज कर रहे हैं, ठीक है। लाइक पकड़ लो, अगर मैं एसी अभी खरीदता हूं, आपने पढ़े हुए ग्रॉस इन्वेस्टमेंट नेट इन्वेस्टमेंट, अगर मैं एसी अभी खरीदता हूँ 30,000 रुपीज का, तो वो तो ग्रॉस दाम में खरीद रहा हूं ना मैं, है कि नहीं, मैं तो ग्रॉस दाम देके खरीद रहा हूँ। अब 3 साल बाद पकड़ लो, बिकॉज ऑफ डेप्रिसिएशन 30,000 का एसी पकड़ लो 15,000 हो गया मान के चलते, तो नेट वैल्यू हो जाएगा 15,000, है ना। पर मैं तो खरीदूंगा ग्रॉस देके ही, तो यहां भी सब लोग क्या ग्रॉस देके खरीद रहे हैं, इसलिए इसको बोलते हैं ग्रॉस वैल्यू एट मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस क्यों बोलेंगे बच्चों, बिकॉज ऑफ कोर्स इसमें टैक्सेस भी और सब्सिडीज माइनस किया हुआ होता है हमारे इस वैल्यू एडेड, ठीक है। इसलिए अपने इसको मार्केट प्राइस बोलते हैं, बिकॉज ये तो मार्केट के दाम पे बिक रहा है ना। आज फार्मर ने बोल दिया कि वीट तो मैं मार्केट में बेचूंगा 500 रुपए, तो क्या हो गया, वो मार्केट प्राइस हो गया, है कि नहीं। तो वैल्यू एडेड एट ईच स्टेप को बोलते हैं अपने GVA at MP। अब addition of value added is equal to addition of all the GVA at MP, ठीक है, फॉलो करो। अगर आप सब ऐसे सब लोग वैल्यू ऐड करते जा रहे हैं, तो अगर आप सब लोगों का जिन लोग वैल्यू ऐड कर रहे हैं उसको आप सम टोटल कर लोगे उसका, दैट मीन्स व्हाट, दैट इज GVA at MP का आप सम टोटल कर रहे हो, तो इससे अपना निकल जाएगा GDP at MP, इससे आपका निकल जाएगा GDP बोलते हैं ना अपने ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इससे आपका निकल जाएगा GDP at MP, ठीक है। इसका बेसिकली मतलब क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, कि मेरे देश में कितने का प्रोडक्शन हुआ है, ये निकल जाएगा, ठीक है। तो सब लोग याद रखो, एक एक आदमी वैल्यू ऐड कर रहा है, कान खोल के सुनो, एक एक आदमी वैल्यू ऐड कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि एक एक आदमी GVA at MP ऐड कर रहा है, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। अब अपने क्या करेंगे, सारे फर्म्स का लोग जितना भी वैल्यू ऐड कर रहे हैं,
जितना भी GVA एट MP ऐड कर रहे उसको अपने ऐड कर देंगे, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिल जाएगा GDP एट MP, हमें मिल जाएगा GDP एट, दिस इज द टोटल वैल्यू एडेड। ठीक है, आ जाओ देखो क्या है, यहाँ मैं बहुत ही बढ़िया तरीके से एकदम, ताकि आप लोग क्लियर रहो, अच्छे से ढंग से लिखा हुआ एकदम। देखो, एक एक प्रोड्यूसिंग फर्म जो है, जो वैल्यू ऐड करता है, उसको अपने GVA एट MP बोलते हैं। और अगर आप सब लोगों का, सारे फर्म्स का वैल्यू ऐड को ऐड कर दोगे, दैट इज इफ यू डू द समेशन, इफ यू नो दिस साइन, समेशन ऑफ GVA एट MP करते हो, तो अपने को क्या मिलेगा, GDP एट MP, अपने को मिल जाएगा GDP एट MP, बस खत्म। अब कोई मेरे को बता सकता है GDP एट MP में क्या करने से अपने को नेशनल इनकम मिल जाएगा, दैट इज NNP एट FC मिल जाएगा? देखते किसको याद है। ग्रॉस, ग्रॉस को नेट करने के लिए क्या करेंगे अपने, लेस Less डेप्रिसिएशन। depreciation. लेस डेप्रिसिएशन कर देंगे। डोमेस्टिक है, पर अपने को पता है नेशनल इनकम में तो भैया हमारे जो भाई बंधु बैठे हुए बाहर में, इंडिया के बाहर, उनका भी योगदान ऐड होगा। तो डी को एन करने के लिए, डोमेस्टिक को नेशनल करने के लिए क्या करोगे, NFI Act. NFI ऐड। NFI ऐड कर लेंगे। याद रखो, डोमेस्टिक को नेशनल करने के लिए क्या कर लेंगे, NFI ऐड कर लेंगे। और मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट कैसे करोगे, Minus net indirect tax. माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। चलो वेरी गुड, ठीक है, ऑलराइट। तो यहां हमने देख लिया, ओके। अब हम वैल्यू एडेड के जो दोनों कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, वैल्यू ऑफ आउटपुट और इंटरमीडिएट कंजम्पशन, आओ इन दोनों को देखें। ठीक है, हालांकि समझ तो गए हैं, फिर भी अपने को डीपली जानना है अच्छे से हर चीज, ताकि कुछ भी स्टोन्स अपटर्न्ड नहीं रहे। आ जाओ, इंटरमीडिएट कंजम्पशन, बेसिकली इसका मतलब क्या है, एक प्रोडक्शन फर्म दूसरे प्रोडक्शन फर्म से इंटरमीडिएट गुड्स खरीदता है। व्हाट इज इंटरमीडिएट गुड्स, दीज आर दोज गुड्स व्हिच डू ईदर ऑफ द टू थिंग्स। क्या, या तो इनको रीसेल करते हैं अपने, या तो इनको यूज करते हैं फॉर फर्दर प्रोडक्शन इन द सेम ईयर। देखो आपका रिवीजन भी हो जा रहा है यहाँ पे इंटरमीडिएट गुड्स का, याद है ना। इंटरमीडिएट गुड्स दो काम के लिए यूज होता है, या तो उसको आप रीसेल करोगे आगे, लाइक कार के डीलर्स जो हो गए, फैक्ट्री से कार लेके आते हैं, अपने जगह में कार रख देते हैं, और कोई बायर आता है तो उसको ज्यादा दाम में बेचते हैं। दैट्स व्हाट कार डीलर्स डू, रीसेल करते हैं उसको। ठीक है, और दूसरा चीज क्या हो सकता है इंटरमीडिएट गुड्स का, कि उनका ट्रांसफॉर्मेशन होता है, उनका बलिदान होता है, उनका योगदान होता है उनके बलिदान से, ताकि आगे और प्रोडक्शन हो पाए। ठीक है, आ जाओ। इंटरमीडिएट कंजम्पशन रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर incurred by a production unit on purchasing those goods and services from other production units, जो या तो रीसेल के लिए होगा, या तो यूजिंग अप कंप्लीटली इन द सेम ईयर। ठीक है, या तो रीसेल के लिए होगा वो, या तो उसको कंप्लीटली यूज कर लोगे उस इंटरमीडिएट गुड को आप सेम ईयर में। हम देख चुके इस चीज को, अगर पूरा का पूरा गुड को आप सेम ईयर में यूज नहीं करते हो, तो जो लेफ्ट ओवर, जो अनसोल्ड स्टॉक, जो इन्वेंटरी बच जाता है, वो नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड होता है, उसको अपने बोलते हैं फाइनल गुड। ठीक है, ओके, तो वापस से दोहरा लो इस चीज को, ये सबसे क्वेश्चन आता है बच्चों। ठीक है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर, तो खर्चा पानी है ना, एक्सपेंडिचर। मैं एग्जांपल लेके बता रहा हूँ, 500 रुपया, 500 रुपये एक्सपेंडिचर किया किसने, मिलर ने। इनकर्ड बाय अ प्रोडक्शन यूनिट, मिलर ने 500 रुपया खर्चा किया। मिलर ने 500 रुपया किसको दिया, ऑन परचेजिंग दोज गुड्स एंड सर्विसेज
मिलर ने वीट खरीदा। किससे वीट खरीदा? फ्रॉम अदर प्रोडक्शन यूनिट। कौन है ये प्रोडक्शन यूनिट? फार्मर है। या तो रीसेल के लिए या तो उसको फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन में यूज करने के लिए। ठीक है, तो देखो मैंने जो आपके माथे में कॉन्सेप्ट घुसाया है उसको मैंने यहाँ पे लगा के आपको बता दिया इंटरमीडिएट कंजम्पशन। So again, intermediate consumption refers to the expenditure incurred by a producing firm या production unit on purchase of those goods and services from other production units which are used either for resale or for further transformation in the same area. ठीक है, ये बेसिकली रॉ मटेरियल्स में जो खर्चा है ये उसका बात है। इट इज सिंपली द परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। अब रॉ मटेरियल्स तो आप लोग देखो, रॉ मटेरियल्स आप लोग डोमेस्टिक फर्म से भी खरीद सकते हो, आप लोग फॉरेन फर्म से भी खरीद सकते हो। आज पकड़ लो, मैं बाथरूम का फिटिंग्स बनाता हूँ। मैं क्या है, बाथरूम का फिटिंग्स बनाता हूँ। अब मेरे जो क्लाइंटेल है उनको इंपोर्टेड फिटिंग्स चाहिए, पकड़ लो, बोलते नल मेरे को इंपोर्टेड चाहिए। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं बाहर से रॉ मटेरियल मंगाऊंगा, मैं इटली से रॉ मटेरियल मंगाऊंगा। ठीक है, तो मैं रॉ मटेरियल मंगा रहा हूं, मैं इंटरमीडिएट कंजम्पशन कर रहा हूं, मैं फॉरेन के फर्म से मंगा रहा हूं वो चीज। तो इस खर्चे को क्या बोलेंगे अपने? इंटरमीडिएट कंजम्पशन फ्रॉम इंपोर्ट्स। समझ में आया? या तो उसको लोकली पसंद है, लोकल वोकल, वोकल लोकल, ठीक है, उसको लोकली पसंद है कि भैया हमको तो बंगाल का ही माल चाहिए, तो मैं क्या है, बंगाल के कोई फर्म को पकड़ूंगा और वो फिर मुझे रॉ मटेरियल देगा। तो मैं अब खर्च कर रहा हूं, मैं सामान खरीद रहा हूं फ्रॉम अ डोमेस्टिक फर्म। समझ में आ गया? आ जाओ। तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन जो है, जो मैं लिख देता हूं यहां पे, जो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स है वो कोई भी फर्म कहां कहां से कर सकता है? फ्रॉम फॉरेन फर्म्स, इन दिस केस इसको इंपोर्ट्स बोलेंगे, या तो वो डोमेस्टिक इंटरमीडिएट कंजम्पशन भी कर सकता है। दैट इज, या तो वो डोमेस्टिक फर्म से खरीदेगा सामान रॉ मटेरियल, या तो डोमेस्टिक गवर्नमेंट से खरीदेगा रॉ मटेरियल। ठीक है, सो रॉ मटेरियल्स आर ऑफ टू टाइप्स, या तो इंपोर्टेड रॉ मटेरियल्स रहेगा या तो डोमेस्टिक रॉ मटेरियल्स रहेगा। समझ में आ गया सबको ये? ठीक, आ जाओ देख लो, ये सब चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉलो करना है इसको। अगर स्पेसिफिकली एक्सप्लिसिटली मेंशन रहेगा डोमेस्टिक इंटरमीडिएट कंजम्पशन, explicitly mentioned that domestic intermediate consumption, तब अगर आप लोग को ओवरऑल इंटरमीडिएट कंजम्पशन निकालने बोलता है तो आप डोमेस्टिक वाले को तो ऐड करोगे, साथ में इंपोर्ट्स को भी ऐड करोगे। समझ में आया? लाइक से फॉर एग्जांपल मैं डोमेस्टिक फर्म से पकड़ लो 700 रुपए का माल मंगाया, ठीक है, और मैंने फॉरेन फर्म से मैंने पकड़ लो 500 रुपए का माल मंगाया। ठीक है, तो अगर मैं इंटरमीडिएट कंजम्पशन का बात करूंगा तो कितना होगा मेरा, बताओ? 1200। कितना हो जाएगा? 1200। बिकॉज यहाँ डोमेस्टिक अलग से दिया हुआ है और फॉरेन फर्म्स अलग से दिया हुआ है, तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन में मैं दोनों को ऐड करूंगा। अब दूसरा केस देखो, पकड़ लो मेरा इंटरमीडिएट कंजम्पशन है 1200 रुपया, मेरे को वैल्यू दिया हुआ इंटरमीडिएट कंजम्पशन इज 1200 रुपया, और फॉरेन फर्म्स से मैं 300 रुपए का सामान मंगाया। कोई बता सकता है मेरा टोटल इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितना है? 1200। 1200। 1200।
मेरा टोटल इंटरमीडिएट कंजम्पशन अभी भी कितना है, 1200 रुपया है। क्यों? कंफ्यूजन मत लेके आना, क्यों? बिकॉज इंटरमीडिएट कंजम्पशन सिर्फ लिखा है इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ठीक है? तो इसका मतलब फ्रॉम ऑल दी सोर्सेस, चाहे डोमेस्टिक हो चाहे फॉरेन हो, मेरे पॉकेट से 1200 लगा है। अब अलग से यहाँ फॉरेन फर्म से आईसी निकला हुआ है 300 रुपया, इसका मतलब ये नहीं है कि 1200 के ऊपर 300 खर्चा हो रहा है, नहीं। इसका मतलब ये हो गया कि 1200 रुपया जो मेरे जेब से गया है उसके अंदर ही ये 300 रुपया है जो फॉरेन फर्म के पास जाता है, ठीक है? तो कोई अगर टोटल आईसी आपसे पूछता भी है यहाँ पे, तो काइंडली ज्यादा बुद्धि नहीं लगा के 1500 मत बोल देना 1200 ही। अगर यहाँ पे लिखा होता डोमेस्टिक इंटरमीडिएट कंजम्पशन, तब बताओ तभी भी क्या 1200 बोलते हैं अपने? 1500 होता तब। तब होता 1500। विशाल समझ में आ रहा है तुमको? भैया ठीक है, समझ में आ गया? तो इकोनॉमिक्स में ना एकदम एकदम ढंग से वर्डिंग्स में ध्यान दो क्या, ठीक है? आईसी बाय डिफॉल्ट विल मीन फ्रॉम बोथ डोमेस्टिक एंड फॉरेन, या तो एक्सप्लिसिटली मेंशन रहेगा डोमेस्टिक आईसी या इंपोर्ट आईसी, तो वैसे देख लेंगे आप, ठीक है? अगर सिर्फ इंटरमीडिएट कंजम्पशन मेंशन होता है, इसका मतलब इंपोर्ट्स को सेपरेटली ऐड मत करना, बिकॉज इंपोर्ट्स भी एडेड है ऑलरेडी, ठीक है? वेरी गुड, आ जाओ। हाँ, थोड़ा इसका एग्जांपल देख लो। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स है 1500 का, इंपोर्ट्स है 500 का। बताओ तो आईसी कितना होगा? 1500। 1500। वेरी गुड, वेरी गुड। आईसी 1500 ही होगा, बिकॉज यहां लिखा हुआ है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स, मतलब ओवरऑल मैंने 1500 का रॉ मटेरियल खरीदा है, तो इंपोर्ट्स को अलग से ऐड नहीं करोगे, बिकॉज 1500 में से ही 500 इंपोर्टेड माल है, ठीक है? और अगर डोमेस्टिक परचेज दिया है और इंपोर्ट्स दिया है, तब आईसी क्या हो जाएगा? 1000। हो जाएगा, तब ऐड करेंगे दोनों को, ठीक है? चलो बहुत बढ़िया, यू गाइस आर रियली लर्निंग ग्रेट। आ जाओ, नेक्स्ट अपने वैल्यू ऑफ आउटपुट का बात करते हैं। हमने वैल्यू एडेड देख लिया, हमने उसका एक कॉन्स्टिट्यूएंट इंटरमीडिएट कंजम्पशन देख लिया, अब दूसरा कॉन्स्टिट्यूएंट वैल्यू ऑफ आउटपुट देखते हैं। चलो आ जाओ, वैल्यू ऑफ आउटपुट। Value of output refers to the market value of all goods and services produced in an accounting. सिंपल है एकदम। वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होगा? किस किस दाम पे आप सामान बेच रहे हैं, ये पूरे साल भर का आप ऐड कर लोगे तो टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट निकल जाएगा, ठीक है? ओके, अब एक चीज ढंग से फॉलो करना, ढंग से फॉलो करना। ये बहुत कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम्पल मैं यहाँ पे दिया हूं, उसको ढंग से फॉलो करना। पकड़ लो, फार्मर जो है वो 100 किलो वीट ग्रो करता है, उसका आउटपुट क्या है? उसका आउटपुट है 100 किलो वीट, ठीक है? तो 100 किलो वीट का वो किस किस तरीके से बंटवारा करता है, देखो। वो 60 किलो वीट सेल कर पाया, 60 किलो वीट सेल कर लिया, 10 किलो वीट उसने सेल्फ कंज्यूम कर लिया, 10 किलो वीट उसने सेल्फ कंज्यूम कर लिया, अभी भी 30 किलो बचा हुआ है उसके पास। इसको जो बचा हुआ होता है ना माल, उसको अपने बोलते हैं अनसोल्ड स्टॉक। जो माल बचा हुआ होता है उसको अपने क्या बोलेंगे? अनसोल्ड स्टॉक, ठीक है? तो अनसोल्ड स्टॉक कितना का पड़ा है? 30 किलो का पड़ा है उसके पास, ऑलराइट? तो ढंग से फॉलो करना, उसने आउटपुट कितना ग्रो किया? 100 किलो का, 10 किलो वो और उसके फैमिली ने मिलकर कंज्यूम कर लिया 10 किलो, 30 किलो अभी भी बचा है। अब 60 किलो जो है वो सेल कर पाया। मेरे को बताओ तो वो कहां कहां सेल कर पाएगा ये 60 किलो? बोलो। हाउस हाउस होल्ड को, ठीक है, और फर्म फर्म को बेच पाएगा, और
गवर्नमेंट गवर्नमेंट को बेच पाएगा। क्या बाहर नहीं बेच सकता कहीं? एक्सपोर्ट करेगा। एक्सपोर्ट करेगा। तो ये जो 100 किलो वो प्रोड्यूस किया, जिसमें से 60 किलो बेच दिया उसने, तो वो बेच सकता है डोमेस्टिकली भी और फॉरेन में भी, तो वो एक्सपोर्ट भी कर सकता है। भाई सही बात है ना एकदम। यहाँ अपने इंटरमीडिएट कंजम्पशन में देखे कि इंपोर्ट हो रहा है रॉ मटेरियल्स का, तो भैया एक्सपोर्ट भी तो हो सकता है फिनिश्ड गुड्स का, है कि नहीं? तो मान के चलो कि 60 किलो जो वो बेचा है उसमें से 40 किलो उसने एक्सपोर्ट कर दिया और 20 किलो उसने डोमेस्टिक, पकड़ लो डोमेस्टिक हाउस होल्ड हो गया, फर्म्स हो गया, हमारी डोमेस्टिक गवर्नमेंट जो है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए हमारे गवर्नमेंट को भी बेच दिया। ठीक है, तो इससे क्या समझ में आता है, ढंग से फॉलो करना। इससे क्या आपने समझने का ट्राई किए है, हमने देखा इंटरमीडिएट कंजम्पशन का 2 पार्ट था, एक था इंपोर्ट्स, एक था डोमेस्टिक रॉ मटेरियल परचेजेस। डोमेस्टिक में हमने देखा फर्म से फर्म परचेज कर सकता है और गवर्नमेंट से भी फर्म परचेज कर सकता है। तो यहां से अपने को क्या समझ में आ रहा है, यहां से ये समझ में आ रहा है कि आउटपुट जो है ना, it comprises of which things? Let's look at them. It comprises of sold output, it comprises of self consumed output, it comprises of unsold stock. ठीक है, सोल्ड में भी या तो वो एक्सपोर्ट कर सकता है या तो वो डोमेस्टिकली भी बेच सकता है। डोमेस्टिकली किसको बेचेगा? या तो हाउस होल्ड्स को या फर्म्स को या हमारी सरकार। ठीक है, तो इन सबको ऐड करके बनता है हमारा 100 किलो, हमारा टोटल आउटपुट। ऑलराइट, आओ देखो इसका, यहाँ पे आपको फ्लो चार्ट दिखेगा। वैल्यू ऑफ आउटपुट, एक सेल्स है, दूसरा अनसोल्ड स्टॉक है, तीसरा सेल्फ कंज्यूम है। सेल्स कहाँ कहाँ कर सकता है? वो डोमेस्टिकली भी बेच सकता है और फॉरेन में भी बेच सकता है। वो डोमेस्टिकली हाउस होल्ड्स को बेचेगा, फर्म्स को बेचेगा, गवर्नमेंट को बेचेगा। समझ में आया? और अनसोल्ड स्टॉक का मतलब क्या है? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ये काफी अकाउंटिंग चीज है। ठीक है, अकाउंटिंग ईयर मतलब क्या हो गया अपना 1 अप्रैल टू 31 मार्च। ठीक है, अनसोल्ड स्टॉक का कॉन्सेप्ट क्या, मैं चलो बता देता हूं। इसमें ऊपर 30 किलो बच गया था ना। ठीक है, देखो मान के चलो 1 अप्रैल को अपने देख रहे हैं, ओपनिंग स्टॉक है, पकड़ लो फार्मर के पास पहले से ही, पकड़ लो बचा हुआ है 550 किलो पहले से। ठीक है, ओके, ये साल खत्म हो गया 31 मार्च, फाइनेंशियल ईयर के एंड में देख रहे हैं, क्लोजिंग स्टॉक है 580 किलो। इसका मतलब इस पर्टिकुलर साल में वो कितना नहीं बेच पाया, बताओ? तीस किलो। हाँ, इस पर्टिकुलर साल में वो कितना नहीं बेच पाया, और कितना नहीं बेच पाया? 30 किलोस नहीं बेच पाया, जो कि अपने यहाँ पे देख रहे ऑलरेडी, जो कि अपने ऑलरेडी यहाँ पे देख रहे हैं 30 किलोस। ठीक है, तो ये जो अनसोल्ड स्टॉक है, ये अनसोल्ड स्टॉक जो है, जो ये एक्स्ट्रा स्टॉक जो है वो इस साल जो नहीं सल्टा पाया, कितना हो गया? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, जो कि इस केस में 580 माइनस 550 30 किलो हो गया। ठीक है, आ जाओ। तो आई होप सबको क्लियर है यहाँ तक जो भी चीज है, राइट? चलिए अब इसके अपने फॉर्मूला को देखते हैं, ढंग से देखो। When the entire output is sold, entire output is sold, मतलब जितना भी आउटपुट प्रोड्यूस हुआ सभी सोल्ड हो गया। इसका मतलब यहाँ पे क्या क्या नहीं है?
यहाँ पे अनसोल्ड स्टॉक नहीं है, यहाँ पे सेल्फ कंजम्पशन भी नहीं, सारा का सारा बेच दिया वो। तो जहां हमारा फॉर्मूला हो सकता था वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू सेल्स प्लस सेल्फ कंजम्पशन प्लस अनसोल्ड स्टॉक, अब अनसोल्ड स्टॉक कट गया, सेल्फ कंजम्पशन कट गया, अब पूरा का पूरा आउटपुट पूरा का पूरा सेल्स बन गया। ठीक है, नेक्स्ट, अगर एंटायर आउटपुट पूरा का पूरा सेल अगर नहीं हुआ एक अकाउंटिंग ईयर में, तो अपना प्रॉपर फॉर्मूला आ जाएगा। वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या हो जाएगा फिर, सेल्स हो जाएगा, अनसोल्ड स्टॉक हो जाएगा, लास्टली क्या हो जाएगा, ऐड कर दोगे सेल्फ कंजम्पशन को भी। समझ में आ रहा है सबको? ऐसा पढ़ लो बच्चों की माथा में फिट हो जाए, फिर बस रिवीजन कर लेना बाद में, 1-2 महीने बाद मटेरियल देखकर या वीडियो को 2x स्पीड में देखकर। अभी सब माथा में अच्छे से घुसा, राइट? चलो, यहां भी डोमेस्टिक का बात करते हैं। अपने इंडिविजुअल कंजम्पशन में भी डोमेस्टिक का बात किए थे। अगर स्पेसिफिकली मेंशन्ड है कि डोमेस्टिक सेल्स हमें दिया हुआ स्पेसिफिकली, और हमें अगर वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालने बोल रहा है, तो डोमेस्टिक सेल्स के साथ आप एक्सपोर्ट्स को भी ऐड करें, बिकॉज अपने को सेल नहीं दिया होगा, तब अपने को डोमेस्टिक सेल दिया होगा, तो अपने को एक्सपोर्ट को भी तो ऐड करना ही पड़ेगा ना, उसकी वैल्यू को भी। ठीक है, तो अगर डोमेस्टिक सेल्स एक्सप्लिसिटली दिया हुआ है तो एक्सपोर्ट्स को भी ऐड कर देगा। तो बेसिकली तब सेल्स क्या है, डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट्स हो जाएगा। ठीक है, प्लस अपने को पता है अनसोल्ड स्टॉक प्लस सेल्फ कंजम्पशन। ऑलराइट, बहुत बढ़िया, आ जाओ। ठीक है, अब ये दोनों में मैं टेस्ट करता हूं आप लोगों को। यहां सेल्स दिया है 2000 रुपए का हुआ है, और एक्सपोर्ट्स भी हुआ है 500 रुपए का। बताओ तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आउटपुट? 2000। वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या है, 2000। डोंट बी बैम्बूजल्ड बाय द एक्सपोर्ट्स का वैल्यू। भैया एक्सपोर्ट्स का वैल्यू सेल्स में जुड़ा हुआ है ऑलरेडी, पर अगर डोमेस्टिक एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड होगा, एक्सपोर्ट्स भी है। अब बताओ वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होगा? 1000। 1000 रुपया हो गया, बिकॉज यहाँ पे एक्सप्लिसिटली मेंशन है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। ओके बच्चों, क्या आप सबको वैल्यू एडेड मेथड का वैल्यू एडेड GVAMP समेशन ऑफ GVAMP इज इक्वल टू GDPMP, और फिर हमने इंटरमीडिएट कंजम्पशन देखा, फिर हमने वैल्यू ऑफ आउटपुट देखा। अगर ये सब कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो यस बोल दो या लिख दो। यस भैया। यस भैया। यस भैया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओके, आगे बढ़ते हैं, आ जाओ। अब फाइनली अपने समझते हैं ये वैल्यू एडेड मेथड है तो है क्या। जैसे मैंने बताया, इट्स वन ऑफ द मेथड्स ऑफ मेजरिंग द नेशनल इनकम, और हमें पता है नेशनल इनकम इज NNPFC, उसमें नेट वैल्यू होना चाहिए। और नेशनल मतलब क्या है, नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री हु आर वर्किंग अब्रॉड, उनका भी योगदान होना चाहिए, प्लस मार्केट प्राइस नहीं, फैक्टर कॉस्ट होना चाहिए। तो आओ देखते हैं इसका डेफिनेशन क्या है। और बच्चों बहुत लोग एग्जाम में उल्टा फुल्टा लिख के आ जाते हैं। पकड़ लो, एग्जाम में लिखा है व्हाट इज वैल्यू एडेड एंड दे राइट अबाउट वैल्यू एडेड मेथड। एग्जाम में लिखा होता है व्हाट इज वैल्यू एडेड मेथड, दे राइट अबाउट वैल्यू एडेड। तो इस चीज को मत खराब करना। Okay, value-added method measures the national income as the sum total of net value added at factor cost. Sum total of what? Net value added at factor cost. ये चीज कैसे निकलेगा? अब नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट कैसे निकलेगा? अपने को पता है GDP एट MP, अपने को पता है GDP एट MP कैसे निकलता है। सारे वैल्यू एडेड को आप ऐड कर दोगे, आपका निकल जाएगा GDP एट MP। इसमें से आप लोग हटा देना डेप्रिसिएशन, नेट निकल गया।
वैल्यू एडेड निकल गया। अब नेट इनडायरेक्ट टैक्स भी हटा देना इसमें से, तो मार्केट प्राइस हट के फैक्टर कॉस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब माथा पच्ची करने से अपना ये जीडीपी एट एमपी में से ग्रॉस को नेट बनाने के लिए आप डेप्रिसिएशन माइनस करोगे, मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट बनाने के लिए आप एनआईटी माइनस करोगे, तो आपका निकल जाएगा नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, अभी भी बच्चों ये डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट है, लिखा हुआ ना डोमेस्टिक प्रोडक्ट, अभी भी ये डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट है, समझ में आ रहा है? तो अब बताओ इसमें अपने ऐसा क्या ऐड करेंगे कि नेशनल मिल जाएगा? NFI NFI है। क्योंकि अपने को पता है नेशनल इनकम एक्चुअली मींस व्हाट, एनएनपीएफसी। तो अगर आपको एकदम वो कोर वैल्यू चाहिए, अगर अपने को एनएनपीएफसी चाहिए, तो आप लोग क्या करोगे, प्लस एनएफआईए कर दोगे, तो इससे अपना निकल जाएगा एनएनपीएफसी। ठीक है, ये मेंशन है, ये स्टेप मेंशन है अपना ये लास्ट वाले लाइन, ये लास्ट वाले लाइन में अपना ये स्टेप मेंशन। यहां तक ये बात कर रहा है क्या चीज का, एनवीए एट एफसी का। ठीक है, फिर आप लोग इसमें अगर जोड़ दोगे एनएफआईए, तो अपने को नेशनल इनकम मिल जाएगा, दैट इज एनएनपी एट एफसी। ठीक है, आओ देखते हैं इसको। Okay, so value added method measures the national income, measures the NNP at FC as the sum total of net value added at factor cost by all the firms, by all the domestic firms, by all the producing firms within a domestic territory during an accounting year. पता है अपने को एक साल के फ्रेम होता है ना हर बार, during an accounting year। अब यहां तक तो हमने डोमेस्टिक का बात किया, अब बाहर का ब्रॉड का भी चकाचौंध लेके आओ। चलो क्या करेंगे लास्ट में, प्लस कर देंगे एनएफआईए, प्लस कर देंगे एन। ठीक है, तो वापस से समझ लो क्या हो रहा है, वैल्यू एडेड मेथड, ट्राई नॉट टू लुक एट योर स्क्रीन एंड जस्ट लुक एट माय आईज और माय बियर्ड और व्हाटएवर, फॉलो करो अच्छे से एकदम। Value added method measures the national income by adding up all the net value added at factor cost of all the firms present within the domestic territory during an accounting year। तो भैया फेमस लाइन है सारे डेफिनेशंस का, during a fiscal year plus net factor income from abroad। ठीक है, वापस एक बार करते हैं, चलो रिहर्स करो, तथैया वापस रिहर्स करो मेरे साथ। वैल्यू एडेड मेथड मेजर्स द नेशनल इनकम बाय एडिंग अप ऑल द नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट ऑफ ऑल द प्रोडक्शन यूनिट्स, दैट इज ऑल द फर्म्स प्रेजेंट विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, प्लस एनएफआईए। चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, आ जाओ, ये सब चीज आप लोग जानते ही हो। इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोड्यूसिंग फर्म्स, अपने को पता है प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर क्या होता है। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर गुड्स के प्रोडक्शन में जुड़ा हुआ होता है, तो टर्शियरी सेक्टर सर्विसेज के प्रोडक्शन में जुड़ा होता है। समझ में आ गया? प्राइमरी सेक्टर थोड़ा डाउन टू अर्थ है बोला जाए, इट इज वेरी डाउन टू अर्थ। It deals with the exploitation or the ruthless over exploitation of the natural resources। ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज जो छेड़छाड़ करता है एकदम प्राइमरी लेवल में, उसको प्राइमरी सेक्टर बोलते हैं। फिशिंग हो गया, फार्मिंग हो गया, ये सब क्या है, प्राइमरी सेक्टर का एक्टिविटीज है। एग्जाम्पल्स देख लो, इंपॉर्टेंट मान के चलो उसको। Examples are farming, fishing, mining, animal husbandry, forestry, etc. These exploit the natural resources
और यहाँ कुछ प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, यहाँ बस एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। यहाँ रॉ मटेरियल्स की गैदरिंग हो रही है ताकि वो सेकेंडरी स्टेज में पहुंच पाए, वो सेकेंडरी सेक्टर तक पहुंच पाए, जहां उसका एक्चुअल ट्रांसफॉर्मेशन होगा, जहां उसको फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट किया जाएगा। ठीक है, तो सेकेंडरी सेक्टर क्या है, ये ट्रांसफॉर्मेशन में जुड़ा हुआ होता है। ऑलराइट, एग्जांपल्स देख लो क्या है। फर्म्स एंगेज्ड इन कन्वर्टिंग शुगर केन इनटू शुगर, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है ना यहाँ पे। कंस्ट्रक्शन कंपनीज हो गया, पावर जनरेशन हो गया, एटसेट्रा एटसेट्रा। ऑलराइट, टर्शरी सेक्टर क्या है, ये सर्विसेज वाला सेक्टर, ये प्राइमरी और सेकेंडरी को बढ़ने में हेल्प करता है। एग्जांपल्स आर ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, एजुकेशन, हेल्थ, बैंकिंग, फाइनेंस, शिपिंग, इंश्योरेंस, ये सब हो गया अपना टर्शरी सेक्टर का पार्ट। दीज आर ऑल सर्विसेज। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया है, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। आ जाओ, बहुत 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 बढ़िया। नेक्स्ट अपने बात करते हैं, आ जाइए, प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग के बारे में। आज देखो, डबल काउंटिंग का मतलब क्या है ना, एक ही चीज को बार बार काउंट करने, बेवकूफी करना, उसको डबल काउंटिंग बोलते हैं। जैसे कि इस एग्जांपल में देखो बच्चों, लुक एट दिस ब्यूटीफुल एग्जांपल। अपने यहाँ काउंटिंग क्या है, सही तरीके से कर, अपने टोटल वैल्यू एडेड निकाल रहे हैं, तो अपने वैल्यू एडेड को ही ऐड कर रहे हैं, राइट। 500 रुपया, 200 रुपया, 300 रुपया को ऐड कर रहे हैं, 1000 रुपया निकल गया अपना, वेरी गुड। कुछ बेवकूफ क्या कर सकते हैं, वो 500, 700, 1000, वो इन सबको ऐड कर लेंगे, निकल जाएगा 2200 रुपया। गलत हो जाएगा ना, ये गलत हो जाएगा। वो इन सब की सेल प्राइसेस को ऐड कर देंगे, 2200 रुपया निकल जाएगा। इट विल गिव एन ओवर एस्टिमेशन ऑफ द नेशनल इनकम। एक्चुअली 1000 रुपए का माल प्रोड्यूस हुआ है, जिसमें ब्रेड का अलग योगदान है, फ्लावर का अलग योगदान है, व्हीट का अलग योगदान है। पर अगर आप डबल काउंटिंग, मल्टीपल काउंटिंग करते हो, इस तरीके से ये बेवकूफी करोगे, तो वन गुड विल बी एडेड मोर देन वंस। 2200 रुपया का वैल्यू आएगा। कोई मेरे को बता सकता है, ये जो 2200 रुपया वैल्यू आ रहा है, इसमें व्हीट कितनी बार काउंट हो रहा होगा, बताओ तो। 3 बार। वेरी गुड, व्हीट का वैल्यू काउंट हो रहा है इसमें 3 बार। कैसे? एक बार व्हीट का एज इट इज काउंट हो रहा है, एक बार जब फ्लावर का अपने 700 काउंट कर रहे हैं, उसमें 500 तो व्हीट का भैया एडेड है ऑलरेडी। ब्रेड में भी 500 रुपया व्हीट का एडेड है। तो उस 2200 रुपए में जो फ्रिवलस अपना ओवर एस्टिमेटेड वैल्यू आया है, एग्जैजरेटेड वैल्यू आया है, इसमें 3 बार व्हीट का गिनती हो रहा है। फ्लावर का गिनती कितनी बार होगा? 2 बार होगा। एक बार फ्लावर का गिनती यहाँ पे हो रहा है, एक बार ब्रेड का जब गिनती कर रहे हो तभी भी फ्लावर का चल रहा है। भाई ब्रेड का एक ही बार गिनती हुआ है, बच गए। ठीक है, तो इसी प्रॉब्लम को बोलते हैं अपने दी प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, काउंटिंग थिंग्स मोर देन वंस। आ जाओ, ओके। सो प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। डबल काउंटिंग रेफर्स टू counting of an output more than once while passing through the stages of production। या बोल सकते हो while passing through, इसके बदले बोल सकते हो प्रोडक्शन बाउंड्री, इसके बदले बोल सकते हैं अपने प्रोडक्शन बाउंड्री। ठीक है, सो व्हाट इज द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग? डबल काउंटिंग रेफर्स टू द काउंटिंग ऑफ एन आउटपुट मोर देन वंस, एक से ज्यादा बार काउंट करना when it is going within the production boundary. It leads to the overestimation, it leads to the overestimation of values of goods and services produced, क्योंकि repeated inclusion हो रहा है of the same product at different stages of production। तो ये एक exaggerated, it gives the exaggerated value of national income, it gives us an exaggerated value of the national income। एग्जाम्पल मैंने दे ही दिया है आपको, इस चीज को ढंग से देख लेना।
ठीक है, बस याद रखो, दिस विल लीड टू द ओवर एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। अब यहां से इस पर्टिकुलर पार्ट से क्या क्वेश्चन आ सकता है, फॉलो करना। डिफाइन डबल काउंटिंग विद एन एग्जांपल, फुल स्टॉप। मेंशन 2 मेथड्स ऑफ अवॉइडिंग डबल काउंटिंग। ये आपका पकड़ लो 6 मार्क में क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चंस आ सकता है यहां से। अब अपने डबल काउंटिंग तो देख ली है, अब देखते हैं इसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं। आ जाओ, लेट्स लुक एट हाउ वी कैन अवॉइड दिस डिलेमा। देखो यहां पे एक बार देख लो इस चीज को, जब अपने एग्जांपल इसको फॉलो कर ही रहे हैं, देख लो आप लोग डबल काउंटिंग का समस्या कैसे हल कर पाओगे। या तो अपने क्या करेंगे ना, कंज्यूमर जो माल खरीद रहा है, दैट इज द वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड, सिर्फ उसी को लेके चलो, सिर्फ उसी। कंज्यूमर जो खरीदा, फाइनल गुड बन गया वो, सिर्फ उसी का वैल्यू को अपने ऐड करेंगे, खत्म। इन दिस केस पकड़ लो, अपने ये सब कुछ भी नहीं ऐड करके, कुछ भी वैल्यू को ऐड नहीं करके, अपने सिर्फ फाइनल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड को ऐड करेंगे, ठीक है। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका जो अपने देखे आ रहे हैं तब से, वैल्यू एडेड मेथड, जहां आपने क्या है, फाइनल गुड के वैल्यू को ऐड नहीं करके हर एक स्टेज के थ्रू जो जो वैल्यू ऐड हुए जा रहा है उसको ऐड करने के, बस सिर्फ और सिर्फ उसको ऐड, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, आ जाओ। ओके, so let's look at how we can avoid this double trouble. एक है फाइनल आउटपुट मेथड, फाइनल आउटपुट मेथड, और दूसरा जो अपने ऑलरेडी कर रहे हैं, वैल्यू एडेड मेथड, ठीक है। फाइनल आउटपुट मेथड क्या हो गया, यहां वैल्यू ऑफ ओनली फाइनल गुड्स आर एडेड टू डिटरमिन द नेशनल इनकम। नेशनल इनकम में सारे वैल्यू एडेड को ऐड नहीं कर रहे, सारे फाइनल गुड्स के वैल्यू को ऐड, ठीक है। जैसे पकड़ लो, ब्रेड की जो वैल्यू 1000 रुपए की थी, सोल्ड टू द फाइनल कंज्यूमर्स, उसको अपने ऐड कर दिया। वैल्यू एडेड मेथड में क्या हो गया, इंस्टेड ऑफ टेकिंग द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स, सम टोटल ऑफ वैल्यू एडेड इज टेकन इन द नेशनल। जैसा कि आप देख चुके हो, फार्मर ने कितने का वैल्यू ऐड किया, 500 रुपए का। मिलर ने उसमें 200 रुपए का और ऐड कर दिया, बेकर ने उसमें 300 रुपया और ऐड करके 1000 रुपया बना के बेच दिया, ठीक है। सो ये तीनों को ऐड करके अपने निकाल लेंगे नेशनल इनकम, ऑलराइट, इस तरीके से। ओके, आ जाओ, नेक्स्ट 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 अपने स्टेप्स देखते हैं। स्टेप्स ऑफ वैल्यू एडेड मेथड। आपको इनफैक्ट स्टेप शायद अभी टूटा फूटा याद भी हो गया होगा। क्या करोगे, पहले अपने अलग अलग क्लासिफाई करें। प्राइमरी सेक्टर हो गया, सेकेंडरी सेक्टर हो गया, टर्शियरी सेक्टर हो गया, इन सारे फर्म्स को अपने देख लेंगे। हर एक फर्म अपना अपना योगदान देगा। हर एक फर्म क्या है, अपना अपना GVA एट MP दे देगा, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, ठीक है। फिर आप लोग क्या करोगे, उस पर्टिकुलर सेक्टर, पकड़ लो प्राइमरी सेक्टर है, प्राइमरी सेक्टर के सारे फर्म्स ने अपना अपना GVA एट MP दे दिया। अब आप लोग क्या करोगे, उन सबको ऐड करके निकाल लोगे GDP एट MP। क्या निकल जाएगा अपना, GDP एट MP। आ जाओ, देखो क्या होगा। सबसे पहले आप लोग आइडेंटिफाई करोगे एंड क्लासिफाई करोगे थी प्रोडक्शन। फिर आप लोग क्या है, टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट और टोटल इंटरमीडिएट कंजम्पशन निकालोगे ऑफ ऑल द 3 सेक्टर्स। आप लोग प्राइमरी सेक्टर हो गया, उसका भी वैल्यू ऑफ आउटपुट और इंटरमीडिएट कंजम्पशन निकालोगे। सेम फॉर सेकेंडरी सेक्टर, सेम फॉर टर्शियरी सेक्टर, ठीक है। तो ये अपना पहला स्टेप हो गया। पहला स्टेप में क्या है, वैल्यू ऑफ आउटपुट और इंटरमीडिएट कंजम्पशन निकालना है सब चीजों का। फिर दोनों को माइनस कर दोगे आप, दोनों को माइनस कर दोगे तो तीनों सेक्टर का अपना निकल जाएगा GVA एट MP।
अपने को नेक्स्ट स्टेप में क्या निकालना है, वैल्यू एडेड निकालना है ऑफ ऑल द 3 सेक्टर्स, ठीक है। तो आप लोग क्या है नेक्स्ट स्टेप में इसका निकाल लोगे GVA@MP, इसका भी इसका, ठीक है। कैसे निकलेगा GVA@MP, कैसे निकलता है वैल्यू एडेड, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ठीक है। तो हमने क्या किया, फर्स्ट स्टेप में वैल्यू ऑफ आउटपुट निकाल लिया, इंटरमीडिएट कंजम्पशन निकाल लिया, दूसरे स्टेप में दोनों को माइनस करके हमने निकाल लिया है वैल्यू एडेड ऑफ ऑल द 3 सेक्टर्स। अब तीनों सेक्टर्स के वैल्यू एडेड को ऐड कर लो, GDP@MP निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, GDP@MP। अपने ऐड कर लेंगे वैल्यू एडेड ऑफ ऑल द 3 सेक्टर्स, दैट इज ये निकल जाएगा, ठीक है। अब एक चीज समझना बच्चों, अपने आगे का जो और 2 मेथड है उसमें भी देखेंगे ये चीज। जब भी आप लोग निकालने जाते हो नेशनल इनकम, उसके पहले निकाल लेना डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम क्या है, NDP@FC, बस यही चीज है। नेशनल इनकम क्या हो गया, NP@FC, और डोमेस्टिक इनकम क्या हो गया, GDP@FC, सॉरी NDP@FC, डोमेस्टिक इनकम है ना, NDP@FC। बस वहां नेशनल है, यहां डोमेस्टिक आ गया। फॉलो करना, देखो क्या है, एकदम इजी चीज है। अपने क्या निकाल लिए है, अपने निकाल लिए है GDP@MP, ठीक है। देखो यहां पे एक चीज फॉलो करना अच्छे से, हमारा GDP@MP जब निकला था तो इसमें से हमने क्या क्या माइनस किया, इसमें से हमने माइनस किया डेप्रिसिएशन, इसमें से हमने माइनस किया NIT, तो हमारा निकला नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। और ये चीज कुछ नहीं है बच्चों, ये चीज सीधा का सीधा डोमेस्टिक इनकम ही है, कंफ्यूजन मत लेके आना। सब मैंने ब्यूटीफुल से फ्लो चार्ट पे बता दिया। NVA@FC इज नथिंग बट व्हाट, डोमेस्टिक इनकम, ठीक है। आ जाओ, हाँ, तो अब आप लोग क्या करोगे, डोमेस्टिक इनकम निकालोगे, दैट इज NDP@FC, इसको अपने NVA@FC भी बोलते हैं, ठीक है। तो NDP@FC GDP@MP से कैसे निकलेगा, G का N करोगे, ग्रॉस का नेट करोगे तो माइनस डेप्रिसिएशन होगा, D का D है, P का P है, ठीक है। मार्केट प्राइस का फैक्टर कॉस्ट करोगे, क्या करना पड़ेगा, NIT भी माइनस करना, ठीक है। तो इससे हमारा डोमेस्टिक इनकम निकल गया डेप्री और NIT माइनस करके, जैसा कि आप लोग यहां भी देख सकते हैं। GDP@MP में से डेप्री और NIT माइनस करके हमारा NVA@FC निकल गया। अब लास्ट में बस इतना ही करना है, डोमेस्टिक इनकम में बस आप क्या करोगे, NFIA ऐड कर दोगे, नेशनल इनकम निकल जाएगा। नेक्स्ट अपने क्या है, नेशनल इनकम निकालेंगे बाई एडिंग NFIA, NNP@FC निकल जाएगा बाई एडिंग NFIA। तो ये हमारे कुछ स्टेप्स हो गए जिसको अपने को याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर मैं रफली वापस से एक बार एक इन नटशेल बता दूं आप लोगों को, तो पहले स्टेप में हमें क्या करना है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर, तीनों ही सेक्टर्स का वैल्यू ऑफ आउटपुट और इंटरमीडिएट कंजम्पशन निकालना। क्लियर, वेरी गुड। तो दूसरे स्टेप में क्या करना है अपने को, प्राइमरी सेक्टर का, सेकेंडरी सेक्टर का, टर्शरी सेक्टर का आप लोग निकालोगे वैल्यू एडेड। क्या निकालोगे, वैल्यू एडेड। दैट सिंपली मीन्स व्हाट, GVA@MP, that simply means what, GVA@MP। अब थर्ड स्टेप में अपने को निकालना है GDP@MP। क्या निकालोगे, GDP@MP। दिस इज नथिंग बट समेशन ऑफ GVA@MP ऑफ ऑल 3 सेक्टर्स। पकड़ लो, प्राइमरी सेक्टर के थ्रू वैल्यू ऐड हुआ 100 रुपया, सेकेंडरी सेक्टर के थ्रू वैल्यू ऐड हुआ 1000 रुपया, टर्शरी सेक्टर के थ्रू वैल्यू ऐड हुआ 900 रुपया। तो GDP@MP क्या हो जाएगा, 100, 1000, 900, 2000 रुपया हो जाएगा, ठीक है। फोर्थ स्टेप में आप लोग क्या करोगे, निकाल लोगे
डोमेस्टिक इनकम, जो कि सीधे क्या है जीडीपी एट एमपी में से अपने को क्या पता है क्या क्या माइनस करना है, ठीक है। फिफ्थ स्टेप में लास्टली जो मेजर चीज अपने को निकालना है नेशनल इनकम निकालना, दैट्स इट, ठीक है। चलो आई होप सबको ये क्लियर है। प्रिकॉशंस बचा है बच्चों, ये अपने नेक्स्ट क्लास ढंग से देखेंगे और इसके साथ ही अपने स्टार्ट कर लेंगे हमारा इनकम मेथड भी, ठीक है बच्चों। क्या आज की क्लास में मजा आया? सब क्लियर था? एकदम क्लियर था तो यस बोल दो। हाँ भैया। हाँ भैया। हाँ भैया। हाँ भैया। मेरा प्रयास यही रहता है कि सबको अच्छे से समझ में आ जाए, सब कुछ क्लियर रहे, बस कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो, वरना टाटा बाय बाय, मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास गाइस, टाटा।